नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के उस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की जिसने ना पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये कहानी है गरीबी से एक पावर हाउस बनने की। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 24.82 करोड़, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की गिनती है जिन्हें भारत ने, सोचिए, 10 साल से भी कम वक्त में गरीबी से बाहर निकाला है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब ब्राजील की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोगों को गरीबी के चंगुल से बाहर निकालना, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। इसका जवाब छिपा है भारत के बदलती इकोनॉमिक प्लानिंग में। देखिए, देश ने वो जो पुराना तरीका था ना, टॉप डाउन वाला, कि दिल्ली में बैठकर सबके लिए टारगेट सेट कर दो, उसको छोड़कर एक नए कोऑपरेटिव मॉडल पर फोकस करना शुरू किया। मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर की एक बहुत फेमस कहावत है कि बिना फैक्ट्स के प्लानिंग करना बस ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। और भारत की जो नई अप्रोच थी ना, वो ठीक इसी बात पर बेस्ड थी, जमीनी हकीकत पर, डेटा पर। अगर हम भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग की हिस्ट्री देखें तो 1950 में 5 ईयर प्लान्स शुरू हुए। फिर आया 1991 का दौर, जब एलपीजी रिफॉर्म्स ने बाजार को पूरी तरह से खोल दिया। और फिर 2015 में एक बहुत बड़ा, मतलब फंडामेंटल शिफ्ट आया, जब नीति आयोग बना। तो ये बदलाव था क्या आखिर? देखिए, जो पुराना प्लानिंग कमीशन था वो एक तरह से टॉप डाउन था। मतलब केंद्र ने लक्ष्य तय किए और राज्यों को फंड दे दिया, काम खत्म। लेकिन नीति आयोग वो बिल्कुल उल्टा है, बॉटम अप। वो एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, राज्यों के साथ पार्टनरशिप करता है, और सिर्फ टारगेट पर नहीं, बल्कि असल में क्या नतीजा निकला उस पर फोकस करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई पॉलिसी की बड़ी बड़ी बातें। लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि इन बदलावों का आम लोगों की जिंदगी पर, उनकी गरीबी और नौकरियों पर क्या असर हुआ? और इसका जवाब ये स्लाइड देती है। भारत का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, मतलब एमपीआई, ये सिर्फ इनकम नहीं नापता, बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड सब कुछ देखता है। और ये आंकड़ा 29% से गिरकर सिर्फ 11% पर आ गया है। ये सच में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि गरीबी का मतलब है चॉइस का न होना। तो ये जो आंकड़े कम हुए हैं ना, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ये कहानी है करोड़ों लोगों को बेहतर हेल्थ, अच्छी एजुकेशन और अपनी जिंदगी के लिए बेहतर चॉइस देने की। लेकिन इस पूरी कामयाबी की कहानी में एक पेंच है, एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स। एक तरफ तो गरीबी तेजी से कम हो रही है, पर दूसरी तरफ देखिए, आज भी इंडिया की 90% वर्कफोर्स, 90% इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। मतलब ना कोई सोशल सिक्योरिटी, ना कोई फिक्स्ड इनकम। और यहीं से हम इंडिया के एक बहुत बड़े चैलेंज पर आते हैं, जिसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, इकोनॉमी तो बढ़ रही है, जीडीपी का आंकड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से नई नौकरियां नहीं बन रही हैं। तो फिर सवाल वही है, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो जॉब्स हैं कहां? इस पहेली को समझने के लिए ना, हमें नेशनल लेवल की बड़ी तस्वीर से हटकर जमीन पर उतरना होगा। और इसके लिए आइए उत्तर प्रदेश का मॉडल देखते हैं। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है कि कैसे नेशनल स्ट्रैटेजी को जब लोकल लेवल पर सही से लागू किया जाता है तो कितने कमाल के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए। इंडिया में जितने भी लोग गरीबी से बाहर आए, उनमें से करीब करीब 6 करोड़ लोग अकेले उत्तर प्रदेश से थे। मतलब टोटल का लगभग 1/4 हिस्सा। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। तो सवाल है, यूपी ने ये किया कैसे? इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ओडीओपी स्कीम को, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस स्कीम ने क्या किया कि हर जिले के एक खास प्रोडक्ट को पकड़ा, जैसे भदोई की मशहूर कालीने, या फिर कन्नौज, जिसे परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वहां का इत्र। इन लोकल कारीगरों को सपोर्ट किया, उनके प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाया, और इसका असर 1 करोड़ से ज्यादा लोकल जॉब्स क्रिएट हुई। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ 3 बड़ी वेलफेयर स्कीम्स ने मिलकर जादू जैसा काम किया। पीएम आवास योजना से लोगों को घर मिला, जल जीवन मिशन से घर घर नल का पानी पहुंचा, और उज्ज्वला योजना से किचन में गैस सिलेंडर आया। जब ये तीनों चीजें मिली तो आजमगढ़ और गाजीपुर जैसे जिलों में एमपीआई गरीबी का आंकड़ा बहुत तेजी से नीचे आया। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी आज करीब 8% की रफ्तार से बढ़ रही है, जो इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ रेट से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि कैसे एक अकेला राज्य पूरे देश के लिए एक इकोनॉमिक इंजन का काम कर सकता है।
तो इन सभी कामयाबियों और चुनौतियों से हम क्या सीखते हैं? भारत के इस इकोनॉमिक जर्नी में आगे का रास्ता क्या है? देखिए, आगे का ब्लूप्रिंट काफी क्लियर है। हमें डेटा ड्रिवन और क्लाइमेट फ्रेंडली प्लानिंग पर फोकस करना होगा। जिलों को और ज्यादा पावर देनी होगी। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वो इंडस्ट्रीज जिनमें ज्यादा लोगों को काम मिले, उन्हें बढ़ावा देना होगा। और सबसे जरूरी, एमएसएमईज और स्किल डेवलपमेंट का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना होगा। क्योंकि आखिर में बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है। जैसा कि ये कोट हमें याद दिलाता है, रोजगार सिर्फ इनकम का जरिया नहीं, ये इंसान की डिग्निटी है, उसका सम्मान है। और किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का आखिरी मकसद इंसान की बेहतरी ही होना चाहिए। और यही बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या इंडिया की ग्रोथ एक साथ तेज भी हो सकती है और सबके लिए बराबर यानी फेयर भी हो सकती है? इस सवाल का जवाब ही भारत का आने वाला कल तय करेगा।